हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर 2020-21 का राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो राष्ट्रीय होंगे। इससे बाहर कुछ नहीं का मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा, आप मेरा यकीन करिए, इतना इम्पोर्टेंट लिया गया है इसमें। आप वीडियो देखकर ही बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इम्पोर्टेंट था या नहीं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ये कभी भी पूछा जा सकता है। और स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत 2016 में की गई थी। ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई तो आप लोग भूल जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? 2020 का जो ये संस्करण आया, ये 5वां संस्करण है और ये डिजिटल सर्वे हुआ था, जिसमें शीर्ष स्थान पर इंदौर पहले पे, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई है। 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ को 12वां स्थान, आगरा को 16वां स्थान, गाजियाबाद को 19वां स्थान तथा प्रयागराज को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कानपुर को 25वां स्थान और वाराणसी को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के पटना को अंतिम 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 5 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला, महाराष्ट्र को द्वितीय और मध्य प्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। और शीर्ष छोटे राज्यों में झारखंड और हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं जिसमें गंगानगर को अलग से स्पेसिफाइड किया गया है कि जो गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं उसमें वाराणसी को पहला स्थान मिला है तथा कानपुर को द्वितीय स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020-21 जो छठा संस्करण होगा, इसकी शुरुआत कर दी गई है। अगला टॉपिक होगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा या सीईटी का संयोजन होगा। इस परीक्षा की इस राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के लिए प्री एक साथ कराया जाएगा। इसमें 3 स्तरीय परीक्षाएं होंगी, जिसमें उच्च स्तरीय परीक्षा या स्नातक कह सकते हैं आप, दूसरा मैट्रिक और तीसरा उच्च माध्यमिक। तो 3 प्रकार की परीक्षाएं होंगी जो साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। और ये भारत की 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में इनका आयोजन किया जाएगा। इस एजेंसी द्वारा एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस की परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसमें प्री इसके द्वारा होगा, उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका मेंस एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के द्वारा कराया जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। तो आपको सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें 12 प्रमुख भाषाओं में इसका आयोजन किया जाएगा और देश के प्रत्येक जिलों में परीक्षा केंद्र होंगे। वहीं पर 117 आकांक्षी जिलों को परीक्षा बुनियादी ढांचे बनाने का विशेष ध्यान
दिया जाएगा। इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अटल रैंकिंग। अटल रैंकिंग 2020 भारत द्वारा 2010 और 20 मतलब 2010 से लेकर 2020 तक के दशक को नवाचार दशक घोषित किया गया है। 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 81वां स्थान प्राप्त हुआ था, जिसमें सुधार करते हुए 2020 में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये विश्व का है। इसमें नवाचार आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि भारत का दशक नवाचार या वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी को देखते हुए रैंकिंग शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 जारी करने की, जिसमें 2 श्रेणियां हैं। एक सार्वजनिक वित्त पोषित तथा निजी या स्व-वित्त पोषित संस्थान के तहत इसकी 2 कैटेगरियां बनाई गई हैं। केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की सूची में आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान, आईआईटी बॉम्बे को द्वितीय स्थान तथा दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। और स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको प्रथम जरूर याद रखना है, बाकी याद रहे या ना रहे। तो प्रथम स्थान पे स्व वित्त पोषित संस्थानों में, केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में आईआईटी मद्रास है और स्व वित्त पोषित संस्थानों में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान उड़ीसा है। अगला टॉपिक है अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला 2018 में पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी। इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। यह परियोजना लुक ईस्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मोदी सरकार द्वारा लुक ईस्ट परियोजना पर काम किया जा रहा है, मतलब जो ईस्ट के देश हैं उन पे विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कनेक्टिविटी चेन्नई तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 × 200 Gbps का कनेक्टिविटी होगी, जिसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। तो आपको ये याद रखना है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में 2300 किलोमीटर का ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसके बाद यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से उसके जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। इसको 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसका उद्घाटन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका है इसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर। तो इस 2 चीज़ याद रखना है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है गुवाहाटी में और इसकी लंबाई है 1.82 किलोमीटर। यह गुवाहाटी शहर के कचहरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोगलोविंद मंदिर को जोड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चाइना की वजह से ये इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर की तरफ प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया, आत्मनिर्भर मिशन को लॉन्च किया गया। इसी के तहत आत्मनिर्भर सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया। 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया। आत्मनिर्भर सप्ताह 7 से 14 अगस्त 2020 को मनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं सहायक उपकरणों को नकारात्मक सूची में डाल दिया है, मतलब इसका हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में इसका उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है देवलाली दानापुर किसान रेल। इसका ये योजना 2022 तक किसानों की आय दूना करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय और कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना मतलब इस रेल का जो है वो केंद्रीय बजट में भी इसकी चर्चा की गई, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देवलाली दानापुर किसान रेल को हरी झंडी दिखाया। देवलाली महाराष्ट्र में के नासिक जिले में स्थित है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जबकि दानापुर बिहार के पटना जिले में स्थित है। इसी से रिलेटेड दूसरी जो ट्रेन चली है वो बरौनी बिहार से टाटानगर झारखंड के बीच में चलाई गई है। तो इसमें पहला जरूर याद रखना है देवलाली से दानापुर। ये किसान रिलेटेड सामान है, इसमें ऐसे चीज़ों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे सब्जियां, दूध। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में फ़ायदा होगा, इससे किसानों को ज़्यादा मुनाफा होगा और जो खरीदार हैं उनको सस्ता सामान मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020। इसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया जाता है, जिसमें 2 भाग होते हैं, एक हैकाथन सॉफ्टवेयर, एक हैकाथन हार्डवेयर। 4 अगस्त 2020 को स्मार्ट इंडिया का चौथा संस्करण ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा हैकाथन है। इसका मुख्य विषय है कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं, कोई विचार बहुत छोटा नहीं। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं, कोई विचार कोई बहुत छोटा नहीं, ये इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में पहली शिक्षा नीति, उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति जारी की गई थी, जिसमें दूसरी शिक्षा नीति 1986 के 1992 में इसमें संशोधन भी किया गया था। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि पहले में 168 है, दूसरी में उसी का अपोजिट 1986 है। तो 68 और 86 आप याद रख सकते हैं, एक याद करके दूसरा याद कर सकते हैं। और 2020 में तीसरी शिक्षा नीति की मंजूरी दी गई है। यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्याचार और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4, ये प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो अब नई शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस प्रकार, इसमें आपको ये याद रखना 5+3+3+4 ही है, नहीं तो आपको इसमें दे देगा 5+4+3+3 या कुछ ऐसा करके दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें 5+3+3+4 है। इसमें वर्तमान में 10+2 का जो लागू है, मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं 10 तक एक व्यवस्था है, उसके बाद +2 मतलब 11th और 12 जो करते हैं, उसी के तहत 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई है। जिसमें 5 में प्री क्लासिंग होगा, मतलब 1, 2 और 3 प्री, तो ये 5 हो जाएंगे। उसके बाद 3 मतलब फिर कक्षा 3, 4, 5 +3 का मतलब हो गया, फिर 3 उसके आगे, फिर 4, ये हो गया। 2030 तक प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि प्री स्कूलों में माध्यमिक स्तर तक 100% नामांकन होगा। दूसरा, मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा, लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। तो इसमें हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट लिया गया है आपके लिए। इसमें कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी, अभी की शिक्षा नीति कौन सी नीति है, ये इसमें किस प्रकार का लाया गया है, 10+2 का कौन सा जगह लेगा, या 2030 तक, या कह सकते हैं 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ये कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड है उच्च शिक्षा स्वास्थ्य में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। अगला इसी से पॉइंट रिलेटेड है कि 2035 तक 50% उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, जो अभी 26.3% है। जो पहले हमने देखा 30% रखा गया है, वो 30 तक रखा गया है प्री में, मतलब शुरुआती नामांकन के लिए, और उच्च शिक्षा में रखा गया है 2035 तक 50%।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसका शिक्षा मंत्रालय ही था। 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे इसको मानव संसाधन मंत्रालय में परिवर्तन किया गया और अब पुनः इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा अब इसका 6% खर्च किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इतना निवेश किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें है वो यह नीति वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था जो इस नीति का प्रस्ताव किया था। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है मणिपुर जलपूर्ति परियोजना। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 तक सभी को लिए घरेलू पाइपलाइन या कह सकते हैं पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उसी के तहत मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की नींव रखी गई है जो मणिपुर सरकार ने 2021-22 तक ही इसको कवर करने का लक्ष्य रखा है। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसकी सहायता की जाएगी। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है सुपोषित माँ अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे देखना है कि इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भामाशाह मंडी परिसर में कोटा में सुपोषित माँ अभियान का प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत 12 महीने के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत एक ही महिला को लाभ प्राप्त दिया जाएगा, मतलब एक परिवार की एक महिला को। इस योजना के क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था या इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? कोटा में शुरुआत की गई थी। कौन इसका कर रहा है? महिला बाल विकास मंत्रालय। और इसमें 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार देने की व्यवस्था की गई है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें इसी योजना के तहत इसका किया गया था, जिसमें गरीब कल्याण योजना के घटक के रूप में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़, लगभग 2/3 लोगों को, मतलब देश के 2/3, 2/3 लोगों, देश के 2/3 भाग लोगों को नवंबर तक फ्री राशन 5 किलो राशन देने की व्यवस्था की गई थी। इसमें 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त देने की व्यवस्था की गई थी। स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोविड-19 से ग्रसित हैं या मतलब ग्रसित लोग, मरीजों के जो इलाज करने में हैं स्वास्थ्य कर्मियों को, उनको 50 लाख का मुआवजा देने की व्यवस्था इसी के तहत की गई थी। तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये अन्न किसके तहत किया गया था? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री योजना का एक हिस्सा है। इसी से कुछ और टॉपिक देखते हैं। इस योजना के तहत जो स्वास्थ्य वाली है उसमें लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें कवर किया गया है। पीएम जन कल्याण योजना के तहत मनरेगा की मजदूरी 20 रुपये की वृद्धि की गई है, जो पहले 182 रुपये थी, अब वह 202 रुपये है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसे याद रखना कि 20 रुपये की वृद्धि की गई है और अब 202 रुपये हो गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। 26 जनवरी 2020 को लखनऊ में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम की प्रारंभ देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
इस कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ से अधिक कामगारों और श्रमिकों को लाभ प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा एवं अन्य कार्यों में लगभग 60 लाख से अधिक श्रमिकों को काम दिया जाएगा। तो इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार का जो शुरू किया गया एक इसके तहत है, जो हमने इससे पहले योजना देखी थी पीएम गरीब कल्याण योजना, उसी के तहत इसको शुरुआत किया गया है। अगला है NIRF इंडिया रैंकिंग। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 2015 में की गई थी। 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसके अंतर्गत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडियन रैंकिंग जारी की। IIT मद्रास को जिसमें प्रथम स्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को द्वितीय स्थान और IIT दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं अंडर 10, जिसमें IIT कानपुर को 6ठा स्थान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय स्थान तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के पेपर के हिसाब से तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक बनारस विश्वविद्यालय जो है उसको तीसरा स्थान विश्वविद्यालय की क्षेत्र में श्रेणी में जो मिला है, और IIT कानपुर और हिंदू विश्वविद्यालय को IIT कानपुर को 6ठा और हिंदू विश्वविद्यालय को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है ओवरऑल रैंकिंग में। अगला है द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक बोर्ड 2019-20। इस लक्ष्य की शुरुआत मतलब इस सूचकांक की शुरुआत सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के तहत भारत के राज्यों की गणना करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मतलब उसका देखने के लिए कितना प्रोग्रेस हमारे राज्य कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र ने SDG 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है। मतलब SDG 2030 संयुक्त राष्ट्र ने जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने के लिए, अपने देश को प्रोग्रेस करने के लिए हम पहला देश ऐसा है भारत जो SDG रैंकिंग जारी किया है देश के अंदर। यह रैंकिंग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का संयुक्त सहयोग से तैयार किया जाएगा। SDG 2.0 के तहत 100 संकेतक SDG मतलब इसमें 100 संकेतक में 16 लक्ष्यों को आच्छादित किया गया है। SDG 2030 में आपको पता होगा 17 लक्ष्य हैं, तो यहाँ पे 16 लक्ष्यों को लिया गया है। एक लक्ष्य जो राष्ट्र स्तर पर नहीं है, वो राष्ट्रों के कंपैरिजन के लिए है, तो इसमें एक लक्ष्य को नहीं किया गया, तो इसमें 16 लक्ष्य हैं। पिछली बार जो भारत का संयुक्त स्कोर था वो 60 था 2018 में। भारत का संयुक्त स्कोर 60 रहा, जो 2018 में 57 था। मतलब अभी 60 है, 2018 में कितने थे? 57 था। राज्यों की रैंकिंग में केरल 70 अंक के साथ प्रथम स्थान, जबकि हिमाचल प्रदेश 69 स्कोर के साथ द्वितीय स्थान पर विद्यमान है। वहीं उत्तर प्रदेश 2018 में जो इसकी रैंकिंग लगभग 29 थी, वो सुधार करते हुए 23वें स्थान पर आ गया है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उन्नति करने वाला राज्य है। तो ये आपको याद रखना है, 23वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ओवरऑल स्कोर कितना है? 60, और उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पर है। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। अगला टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSI द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। पहली बार 2019 में खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया। बड़े राज्यों में गुजरात पहले, ये याद रखना है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक और ये SDG रैंकिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। SDG में गुजरात पहले नंबर पर है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और खाद्य सुरक्षा में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। वहीं पे छोटे राज्यों में गोवा पहले, मणिपुर दूसरे स्थान पर, और मेघालय तृतीय स्थान पर है। और संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ पहले, दिल्ली दूसरे स्थान पर है। और सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर मिजोरम छोटे राज्यों में, जबकि झारखंड बड़े राज्यों में सबसे छोटे स्थान पर
मतलब सबसे निम्न स्थान पर है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। यह वित्त मंत्री ने 2020-21 का जब बजट मतलब पेश कर रही थी, तो उस समय इसकी संकल्पना की गई थी। यह प्रोग्राम देश भर के शहरी स्थानीय निकाय 1 वर्ष की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। 4 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ट्यूलिप प्रोग्राम को शुभारंभ किया तथा यह कार्यक्रम स्मार्ट सिटी पहल के हिस्सा है। यह 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब है इसके तहत जो नया इंजीनियर पढ़ाई करके निकल रहे हैं उनको इंटर्नशिप का प्रोग्राम उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया लगभग 1 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इससे पहले वाले जो हमने SDG वाला रैंकिंग देखी थी उसमें 16 लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगभग 17 लक्ष्य रखे हैं, जिसमें 5 तो बहुत 6 लक्ष्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला लक्ष्य है गरीबी, मतलब शून्य गरीबी, ये आपको याद रखना है। पहला लक्ष्य है शून्य गरीबी, दूसरा लक्ष्य है शून्य भुखमरी, तीसरा लक्ष्य है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, चौथा लक्ष्य है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, पांचवा लक्ष्य है लैंगिक समानता, छठा लक्ष्य है स्वच्छता एवं स्वच्छ जल। ये आपको 6 लक्ष्य याद रखने हैं, मतलब ये 1 by 1 रहता है। ऐसे पूछ देता है SDG 3, SDG 4 इस तरह से पूछता है। तो 1 में शून्य भुखमरी, तो शून्य गरीबी है, पहले में गरीबी है, दूसरे में भुखमरी है, तीसरे में स्वास्थ्य और खुशहाली है, चौथे में शुद्ध शिक्षा है, पाँचवें में लैंगिक समानता है, छठे में राष्ट्रीय एवं स्वच्छ जल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं 6, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे जो फुटकर विक्रेता थे या पथ विक्रेता थे उनका काफ़ी ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा हानि उनको हुई, उनका व्यापार पूरा बंद हो गया। उनको फ़ायदा देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई जिसके तहत उनको कम ब्याज पे उनको ऋण उपलब्ध कराया गया। यह योजना 2022 तक के लिए निर्धारित की गई है और इसमें जो लॉकडाउन के समय पथ विक्रेता या रेडी वाले हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इसमें एक पथ विक्रेता जो वो लगभग 10,000 तक का पूंजीगत ऋण प्राप्त कर सकता है और इसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस योजना के कार्यान्वयन में साझेदार है और इसमें फेरी वाले वही शामिल होंगे जो 24 मार्च 2020 से पहले लगाते थे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका समय अवधि 2022 तक है, मार्च 2022 तक। इसमें 10,000 तक का लोन है और इसमें 24 मार्च 2020 से जो पहले हैं वही इसमें शामिल हो पाएंगे और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका कार्यान्वयन में इसमें साझेदार है। अगला है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत इसका उद्घाटन मतलब इसकी शुरुआत जो की गई थी 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से किया था। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का एक हिस्सा है। इसमें लगभग 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। 10 करोड़ परिवार कल्याण में ये माना गया कि लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को इसमें फ़ायदा होगा और इस योजना के तहत मतलब एक परिवार को हर साल 5 लाख का बीमा कवर प्रोवाइड किया गया है और इसमें इस योजना के तहत केंद्र राज्यों का जो हिस्सा है वो 60 और 40 का है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मतलब जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए केंद्र में 90% और राज्यों का 10% हिस्सा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय मत्स्य संपदा योजना। इसमें मछली पालन से जो यह कह सकते हैं नीली क्रांति है उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। मछली पकड़ना और मत्स्य पालन जो है हमारे SDG मतलब जो हमारी सकल घरेलू है जीवीए है उसमें 1.24 का हिस्सा होता है, 1.24% का। जबकि कृषि क्षेत्र में जीवीए का
हिस्सा 7.28% है। आपको मालूम होगा कि कृषि क्षेत्र का हिस्सा हमारे देश की जीडीपी में 16.5% अभी के टाइम पे है। इस योजना की स्वीकृति 20 मई 2020 को दी गई। इस क्षेत्र में लगभग 20,050 करोड़ रुपए की उच्च निवेश की राशि नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसका क्रियान्वयन 5 वर्ष के लिए है, 2020-21 से 2024-25 के दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये योजना है। इसमें ब्रॉडबैंड मतलब एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 20 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। जीबीए में मत्स्य योगदान जो अभी 1.24 है, उसको 2025 तक 9% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम किसान संपदा योजना के तहत लगभग 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। संपदा का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। आप इसको याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। पीएम संपदा योजना, संपदा का फुल फॉर्म होता है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। इसके तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें जिसका विस्तार 17 राज्यों में किया जाएगा। खाद्य एवं प्रसंस्करण में अभी 100% प्रत्यक्ष एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी गई है। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण में कितनी प्रतिशत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मंजूरी मिली है, तो आपको याद रखना है कि कितने 100% की। अगला है बधावा में नया बंदरगाह। ये बधावा नहीं होगा, बधावन होगा, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया है, अब याद रखिएगा बधावन होगा। ये देश का 13वां बंदरगाह है। इससे पहले 12 बड़े प्रमुख बंदरगाह थे, जो हम बता देते हैं आपको। बड़े बंदरगाह कौन कौन से थे? एक है दीनदयाल बंदरगाह, जो 2017 में इसका नाम पहले कांडला था, जो बदल कर दीनदयाल कर दिया गया है। दूसरा मुंबई जेएनपीटी है, उसके बाद मोरमुगाओ है, न्यू मंगलोर है, कोच्चि है, चेन्नई है, कामराज जो एन्नौर के नाम से पहले था, और बीओ चिदम्बरम। उसके अलावा विशाखापत्तनम है, पारादीप और कोलकाता हल्दिया। ये 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, और ये बधावन है, बधावन बंदरगाह ये 13वां बड़ा बंदरगाह होगा। किसी बंदरगाह में महाराष्ट्र में स्थापित, इस बंदरगाह को महाराष्ट्र में स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। लैंड लॉर्ड मॉडल के आधार पर इसका विकास किया जा रहा है। इस बंदरगाह के विकास की परियोजना का गठन के लिए लाल बहादुर नेहरू पत्तन न्यास में सबसे बड़ी साझेदारी होगा, और इसमें लगभग 50% का हिस्सा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का होगा। ये पीपीपी मॉडल पर इसका विकास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जेएनपीटी के रूप में विद्यमान है। तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? जेएनपीटी। नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक बोडो समझौता। बोडो समझौता असम से रिलेटेड है। ये असम राज्य, केंद्र प्रदेश और बोडो प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में ये इस समझौता किया गया है। इसके तहत असम के 4 जिलों में कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी और बुक्सा, इनको अनुसूची 6 के तहत लाने का मतलब प्रस्ताव हुआ है। और अनुसूची 6 में आपको पता है कौन कौन राज्य हैं, नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। इसमें असम है, त्रिपुरा है और मेघालय, मिजोरम, 4 राज्य हैं। आपको याद रखना है, पिछली बार पीसीएम में पूछा गया था इसमें से कौन राज्य है, या कभी कभी पूछ लेता है नहीं है, तो आपको याद रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके तहत इन जाति को लाने का मतलब मान्यता दी गई है 6ठी अनुसूची के तहत। 6ठी अनुसूची में जनजातियों के विशेष तरीके से इनका प्रावधान किया गया है। बोडो कछारी कल्याण परिषद का एक गठन किया जाएगा इसके तहत, और बोडो भाषा को देवनागरी लिपि में संबद्ध आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ये इसके तहत इसमें समझौता है। और असम में बोडो जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के
पूर्वी मतलब ये उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ये लगभग 5 से 6% तक हैं वहाँ पे। आगे है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की घोषणा की गई है। समग्र विकास को करने के लिए वहाँ पे सरकार ने 3 राजधानियों को मंजूरी दी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना कि कौन किसके लिए है। मतलब कि अमरावती को विधायी राजधानी बनाई गई है, कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाई गई है, जबकि विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी बनाई गई है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन किसके लिए है। विशाखापत्तनम कार्यकारी, अमरावती विधायी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला है गैरसैंण, उत्तराखंड की ग्रीष्मकाल राजधानी है। उत्तराखंड की अभी तक की कोई अस्थायी राजधानी नहीं है। इससे पहले मतलब अभी देहरादून एक अस्थायी राजधानी की तरह इसका यूज किया जा रहा है, और अब ग्रीष्मकाल राजधानी के रूप में गैरसैंण को मान्यता दी गई है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ जिसकी अभी तक कोई अस्थायी राजधानी नहीं है। अगला है कोलकाता पत्तन न्यास का पुनर्नामकरण। इसका 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और 2017 में एक और पत्तन का नाम बदला था, जो कांडला पत्तन था, उसका नाम बदलकर दीनदयाल पत्तन कर दिया गया है। अभी देश में कुल मिला के 12 बड़े पत्तन हैं और बधावन पत्थर का 13वां बंदरगाह पत्तन बनने के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है सुशासन सूचकांक 2019। 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। प्रथम सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों में तमिलनाडु को प्रथम स्थान, महाराष्ट्र को द्वितीय और कर्नाटक को तृतीय स्थान। वहीं पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को प्रथम, उत्तराखंड को द्वितीय स्थान मिला है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी प्रथम, चंडीगढ़ को द्वितीय स्थान। संयुक्त रैंकिंग में कुल 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय पोषण कृषि कोष। भारतीय पोषण कृषि कोष, ये अभी जो मैंने बताया था आपको SDG लक्ष्य जो होते हैं उनको SDG 3, SDG 2, SDG 6 है। SDG 2 में क्या है? SDG 2 में भुखमरी है। SDG 3 में क्या है? शिक्षा है। SDG 6 में क्या है? स्वच्छ पेयजल है। तो इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस कोष का गठन किया गया है। यह कोष केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इस कोष की स्थापना की जा रही है। वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अनुसार भारत में जो अभी पोषण की मामला है, इसको सुरक्षित बनाने के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम इनके तहत इनके हिसाब से ये 5 सूत्री कार्यक्रम फॉलो करना चाहिए, जिसमें पहला है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए कैलोरी युक्त शुद्ध आहार को सुनिश्चित करना। दूसरा है महिलाओं एवं बच्चों को प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए भोजन से समुचित मात्रा में दालों के रूप में प्रोटीन को सम्मिलित करना। तीसरा है विटामिन A, विटामिन B, लौह तत्व तथा जिंक जैसे शुद्ध पोषक की कमी से होने वाले भूख को समाप्त करना। चौथा इसी में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, जो SDG 6 है। और 5वां है विशेष रूप से 100 दिन की कम आयु के बच्चे वाले गांवों में महिलाओं को पोषण के बारे में जागरूक करना है। ये मतलब स्वामीनाथन के अनुसार ये 5 सूत्री कार्यक्रम हमें लागू करना चाहिए। अगला है राज्यसभा का 250वां सत्र, अभी 2019 में हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 में आयोजित की गई थी। 249 सत्र के अंत तक कुल 5466 बैठकें हुई, जिसमें 104 संविधान संशोधन हुए और 3817 विधेयक पारित हुए। तो आपको याद रखना है 108 संविधान संशोधन हुए थे। 250वां सत्र 18 नवंबर 2019 को शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था इसका। और भारत में संविधान के इसका क्या कहते हैं, जो भारत के संविधान जो अंगीकरण किया गया था, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। भारत संविधान का अंगीकरण किया था उसके 70 वर्ष होने पर, वर्षगांठ पर
संयुक्त बैठक बुलाई गई। संयुक्त बैठक मतलब राज्यसभा और लोकसभा की दोनों संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 26 नवंबर 2019 को। और इस अवसर पर 250 रुपये मूल्य का चांदी का एक सिक्का जारी किया गया तथा 5 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का नया राज्य मानचित्र। 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा भारत का नया मानचित्र जारी किया गया। यह मानचित्र जो है, भारत का मानचित्र कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चौथा संस्करण था, ये 9वां संस्करण अभी जारी किया गया, तो आपको याद रखना है। ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 है, यह नीति आयोग द्वारा इसका 2019 17 अक्टूबर 2019 को इसकी जारी किया गया। इस इंडेक्स में 0 से 100 रैंकिंग प्रदान की गई। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, झारखंड अंतिम स्थान प्राप्त किया है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, तमिलनाडु द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर है। वहीं पहाड़ी राज्यों में सिक्किम प्रथम स्थान पर, हिमाचल प्रदेश द्वितीय, उत्तराखंड तृतीय स्थान पर है। जबकि छोटे राज्यों में दिल्ली प्रथम, चंडीगढ़ द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन यह योजना है। इसमें 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मातृत्व शिशु मृत्यु की रोकथाम तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इसमें नवजात शिशु के 6 महीने बाद तक निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना तथा गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व 4 बार निःशुल्क जांच उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा स्कूल की गुणवत्ता सूचकांक SEQI। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है, तृतीय स्थान कर्नाटक का है। वहीं उत्तर प्रदेश अंतिम 20वां स्थान प्राप्त किया है। छोटे राज्यों में मणिपुर प्रथम स्थान पर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर, लक्षद्वीप द्वितीय स्थान पर है। लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर कौन है? चंडीगढ़, और अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे राष्ट्रीय और राष्ट्रीयों के बाद अंतर्राष्ट्रीय कुछ जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे उसमें, या इसके बाद विधिक देखेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे या विधिक देखेंगे, कोई देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।